एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कृषि एवं पशुपालन का चैप्टर है ये थर्ड। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये जो वीडियो है सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि में सफलता प्राप्त हुई। इसी युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। मतलब जो नवपाषाण युग था उसमें ही मानव ने क्या शुरू किया था, पशुपालन करना शुरू किया था। दुनिया के बदलते जलवायु के साथ ही लोग इन पशु और वनस्पतियों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे, वह भी समय के साथ बदलने लगे। नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित कुछ मूलभूत क्रियाओं की जानकारी लोगों को हुई, जैसे खाने योग्य वनस्पति, बीजों का अंकुरण, उनके पौधे का निकलना आदि। इस तरह इस काल को लोगों ने पौधों की देखभाल करना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को लोगों ने पालना शुरू किया वो था हमारा कुत्ता। सबसे पहले लोग जो थे वो कुत्ते को पालना उन्होंने शुरू किया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ऐसे जानवर जो होते थे वो अधिकतर घास खाते थे और झुंड में रहना पसंद करते थे। इसके बाद आता है आपका बसने की प्रक्रिया। जो बसने की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार थी। बसने की प्रक्रिया का नाम लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के आधार पर किया जाता है। ये पौधे और जानवर सामान्यतः जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब ये जो पौधे वगैरह जानवर होते थे ये जंगली जानवरों से अलग होते थे, जिसकी वजह से लोगों द्वारा बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन किया जाने लगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में जो थी वो आपका गेहूँ और जौ आते हैं। इसके बाद आता है एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के कटने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने हेतु बहुत सारे कार्य होते थे। इसके बाद अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक हो गया था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बनाई या फिर ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। इसके बाद पशुपालन नवपाषाण काल में भोजन व आजीविका का अतिरिक्त साधन बना। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साथ होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पश्चिमोत्तर में मतलब पश्चिम की साइड में, पश्चिम उत्तर की साइड में आपके जो क्षेत्र आते हैं, आधुनिक कश्मीर और आपका पूर्वी तथा दक्षिण भारत, ये सब इसी में आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या था, पशुपालन नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद स्थायी जीवन की शुरुआत या स्थायी जीवन की ओर चलते हैं हम लोग। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़े और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो हमारा वर्तमान में कश्मीर में है। और वह लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। ये लोग ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि मौसम के अनुसार जब उन्हें ठंड लगती थी तो वो क्या करते थे, इन घरों में चले जाते जो गड्ढे के नीचे होते थे और गर्मी के टाइम में वो ऊपर आ जाते थे। ऐसा पुरातत्व लोगों का मानना है। इसमें लिखा हुआ पुरातत्व झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब ये मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना वगैरह पकाते थे। यहाँ पर बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से ऐसे भी हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें वह औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था। इसके बाद नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अनुकरण भी किया गया, मतलब कि चित्रकारी वगैरह भी की गई है। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा, नॉर्मल सी बात है। और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे उस टाइम पर, नवपाषाण युग में। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। ये आपके पाषाण युग की प्राप्त सामग्रियाँ एवं उनके पुरास्थल हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि गेहूँ, जो भेड़, बकरी, मवेशी के जो पुरास्थल हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है सामग्री वगैरह, ठीक है। इसके बाद रीति रिवाज एवं जनजाति।
पुरातत्वविदों ने जनजाति शब्द का प्रयोग प्राय पशुपालक समूह के लोगों के लिए किया था। विद्वानों के अनुसार ये सदस्य ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो पहले से ही प्रचलित थे। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाते थे एवं खेती से संबंधित सभी कार्य जैसे बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना आदि करते थे। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध एवं विशिष्ट होती थी। उनके अपने देवी देवता होते थे। ये लोग नाच गाना और घरों की सजावट जैसे कार्यों को भी अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा मानते थे। जनजाति के लोगों में गरीब अमीर के बीच कोई अंतर नहीं था, मतलब गरीब और अमीर के बीच में ये लोग कोई अंतर नहीं करते थे। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से काफ़ी भिन्न होते हैं। इसके बाद आपका आता है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल। मेहरगढ़ जो है, यहाँ पे आपके नवपाषाण स्थल पाए गए। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलत दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है। यहाँ के स्त्री पुरुष ने इस स्थान पर सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि मेहरगढ़ में। यहाँ से खुदाई में जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उपरोक्त के अलावा चौकोर तथा आयताकार जो घर होते हैं उनके अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से प्राप्त कब्र होती है, उसमें क्या है, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मतलब यहाँ पे क्या होता था, जो मृतक होता था उसके साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। उस टाइम पे दफनाया जाता होगा, जो भी है। इसके बाद आता है दार्जिली हेडिंग। उत्तर पूर्व में असम में चित्तग्राम में स्थित ये क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो दार्जिली हेडिंग से हमें इसके अवशेष मिले हैं। साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। क्वेश्चन आ सकते हैं जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है, तो दार्जिली हेडिंग से हमें जेडाइट पत्थर मिला है और ये कहाँ पे है, असम के चित्तग्राम क्षेत्र में स्थित है। संभवतः ये पत्थर चीन से लाया गया होगा, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि हो सकता है कि ये पत्थर जो है जेडाइट वाला ये चीन से लिया गया हो। इसके अतिरिक्त इस पुरस्थल में कस्टम्स अति प्राचीन लकड़ी सख्त होकर पत्थर बन गई। मतलब ये एक होती होगी लकड़ी जो सख्त होकर क्या बन जाती थी, लोहा या पत्थर बन जाती थी, जिसका उपयोग ये लोग इसमें क्या करते थे, औजार और बर्तन वगैरह बनाने में। कोल्ड्री हवा, यह आपका महगढ़ इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा एक जगह है जहाँ से किसके प्रमाण मिले हैं हमें, धान की खेती के। इसके बाद एक चिरांद जो है ये आपका मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल पे है। और ये स्थल कहाँ पे है, बिहार में। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ी, हथौड़े के साथ ही हड्डी एवं ये क्या है आपका सींग के अवशेष, सींग के बने उपकरण भी मिले हैं, ठीक है। तो चिरांद जो आपका चिरांद है, यहाँ पे क्या है, मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यह स्थल बिहार में है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉलिशदार पत्थर जो कुल्हाड़ी वगैरह हथौड़े होते थे उनके उपकरण मिले हैं कि उस टाइम पर ये लोग बनाते होंगे। तो ये था आपके थर्ड चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सीटेट पेपर 2 के लिए। इसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।